नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। आज हम देखेंगे आपके गणित पेडागॉजी पेपर 1 के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपका 2 फरवरी 2023 ऑनलाइन शिफ्ट का प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि दिए गए वस्तुओं के समूह में से वस्तुओं की संख्या को गिनते समय एक बच्चा एक वस्तु को 2 बार गिनता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की पूर्व अवधारणा को दिए गए संदर्भ में सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? ठीक है, कि एक बच्चा जो है वह किसी आपने संख्या दी उसको 2 बार गिनता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण कहेंगे, एक की संगति कहेंगे, पदानुक्रमित समावेशन कहेंगे या फिर सब सबिटाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एकी की संगति आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन दूसरा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी पद्धति को निरूपित करता है जो विद्यार्थी द्वारा की गई संक्रियाओं में इस तरह की त्रुटियों को सुधारे? जैसे कि 1/4 प्लस 1/4, बच्चे ने क्या करा कि 1/4 बस 1/4 को लिख दिया 2/8। ठीक है, बच्चे ने क्या है ऊपर का ऊपर जोड़ दिया और नीचे का नीचे जोड़ दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पूछ रहा है कि उपयुक्त परिस्थिति को दर्शाने के लिए भिन्न के मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करेंगे। विद्यार्थी को यह बताना है कि लघुत्तम समावर्त्य यानी एलसीएम जो होता है कैसे ज्ञात करें। अभ्यास के लिए इसी प्रकार की समस्याएं देकर या फिर टेस्ट देकर। टेस्ट आपका गलत हो जाएगा और यहाँ पे है कि अभ्यास अभ्यास कराना है बच्चे को, गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा में से आपका सही उत्तर हो जाएगा कि आपको मूर्त प्रतिरूप मॉडल का उपयोग करना है और बच्चे को बताना है कि यह भिन्न कैसे जुड़ेंगे। तो ऑप्शन जो है आपका पहला उत्तर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, विद्यार्थियों में गणित की चिंता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? यानी गणित की चिंता को आपको बढ़ाना है और सबसे कम आपको यानी यानी गलत ढूंढना है आपको। वार्षिक परीक्षा विद्यार्थी गणित चिंतन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी संभावना सबसे कम है? वार्षिक परीक्षा, गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व, गणित की संरचना प्रकृति या फिर रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो रचनात्मक आकलन आपका सही हो जाएगा, गणित की प्रकृति भी आपका सही है, भाषा का प्रभुत्व भी सही है, लेकिन वार्षिक परीक्षा आपका गलत हो जाएगा और हमें क्या है यही बताना था। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी संभावना सबसे कम होगी। ठीक है, तो आप वार्षिक परीक्षा जो होता है इससे आपका गणित का नहीं हो पाएगा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, गणित के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा असंगत कथन है? लक्ष्य औपचारिक है जबकि उद्देश्य कार्यात्मक एवं सूचनाप्रद है। लक्ष्य एक से अधिक विषयों के साथ एक समान है जबकि उद्देश्य प्रत्येक विषय के लिए विशिष्ट है। लक्ष्य अकाल्पनिक है जबकि उद्देश्य दीर्घकालिक है। लक्ष्य विस्तृत है जबकि उद्देश्य लक्ष्य का एक भाग है। ठीक है, तो आपको कौन सा सही लग रहा है इसमें से? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर है कि लक्ष्य क्या है अल्पकालिक है जबकि उद्देश्य क्या है दीर्घकालिक है। ठीक है, लक्ष्य यानी आपके क्या हो गई गोल हो गए। ठीक है, वह क्या है अल्पकालिक है। ठीक है, जबकि उद्देश्य जो है वह लंबे समय तक चलता है आपका उद्देश्य जो है। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर कक्षाई आकलन का निम्नलिखित में से क्या एक वांछित उद्देश्य नहीं है? यानी आपको गलत ढूंढना है, वांछित उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों की प्रतिपुष्टि प्रदान करना, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना बिल्कुल सही। शिक्षार्थियों के प्रदर्शन की तुलना करना गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों में सुधार करना बिल्कुल सही। कक्षाई क्रियाकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना बिल्कुल सही। आपने क्या है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है कि वह क्या है जो आपकी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी होती है अपने क्लासरूम में उसमें क्या है उनको सक्रिय भागीदारी बनाना है, निष्क्रिय भागीदारी नहीं होनी चाहिए और क्या है उनको प्रोत्साहित करना। बिल्कुल ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत हो जाएगा? वह होगा आपका जो दूसरा है कि क्या है बच्चों के प्रदर्शन के बीच में आपको तुलना करनी है बच्चों के बीच में, तो ये आपका गलत हो जाएगा और हमें क्या है नहीं पूछा गया था यानी गलत पूछा गया था। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें क्या है गलत पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, निम्नलिखित में से गणित की कौन सी शब्दावलियाँ अपरिभाषित हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है,
यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी शब्दावलियाँ अपरिभाषित है। प्राकृतिक संख्याएं पता है परिभाषित हैं। एक चतुर्भुज के विकर्ण नहीं, ये परिभाषित नहीं है। रेखा आपका परिभाषित है, बिल्कुल सही। बिंदु आपका परिभाषित है। तो ए, सी और डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी आपका गलत है कि चतुर्भुज के विकर्ण आपका परिभाषित है, अपरिभाषित नहीं है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या है आपका अपरिभाषित है, और रेखा क्या है अपरिभाषित है, बिंदु क्या है परिभाषित है। लेकिन चतुर्थ के विकर्ण जो होते हैं आपके, चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वह क्या है आपके, विकर्ण क्या होता है डायगोनल जो होते हैं, इंग्लिश में से हम क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। ये क्या है आपके परिभाषित है। ठीक है, कि जो आपका वर्टेक्स यहाँ कोने से आपका दूसरी साइड को डालते हैं हम, उसे हम क्या बोलते हैं आपका विकर्ण कहते हैं। तो ये क्या है इसकी परिभाषित है। ठीक है, तो ए सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इनमें से आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन है आपका, ए सी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक सिद्धांतों का निरूपण करता है जो कि शिक्षा प्रणाली का एक मार्गदर्शन करेगा। ठीक है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक विद्यार्थी के समग्र विकास को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है कि आपको बच्चे का जो है शैक्षिक एवं अशैक्षिक गैर शैक्षिक जो होता है दोनों का आपका विकास कर रहे हैं बच्चे का। ऐसा नहीं कि आप केवल और केवल बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको जो है खेल में भी बच्चे को आगे करना है, हर चीज़ में बच्चों को आगे करना है। शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक बिल्कुल सही। बहु विषयक और समग्र शिक्षा पर बल देना, बिल्कुल समग्र शिक्षा पर बल देना बिल्कुल सही। बहु विषय होने चाहिए आपके, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट होने चाहिए, और समग्र शिक्षा पर बल देना। केवल दिव्यांग शिक्षार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी का विज्ञापन करना, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, कि केवल ये कह रहा है कि दिव्यांग विद्यार्थियों को ही प्रौद्योगिकी आपको व्यापक उपयोग करना, नहीं सभी बच्चों के लिए आपको वो जो है प्रौद्योगिकी जो आपके उपकरण होते हैं उनको उपयोग करने देना चाहिए। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मकता और आलोचनात्मक चिंतन को, कि नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए सृजनात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को आपको बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, ये भी आपका सही है। तो यानी ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाकी तीन ऑप्शन आपके सही हैं। ए बी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए बी डी यानी ऑप्शन जो है बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में मापन की अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। यह जानना कि मापन की कुल कितनी अमानक इकाइयाँ हैं। मापन की इकाइयाँ का एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली में रूपांतरण की अवधारणा का शिक्षण। तीसरा कह रहा है कि मानक इकाइयों की आवश्यकता को समझना। चौथा कह रहा है कि मानक इकाइयों की बजाय अमानक इकाइयों को उपयोग करने का लाभ समझना। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में मापन और अमानक इकाइयों को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, तो आपको जो है बच्चों को जो आपके, क्योंकि आपका ये पेडागोजी जो है ये आपका पेपर फर्स्ट का पेडागोजी है, तो ये क्या हो जाएगा कि मानक इकाइयों की आवश्यकताओं को आपको बच्चों को समझाना है। ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को वृत्त की संकल्पना प्रस्तुत करते समय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे अंतिम चरण कौन सा होना चाहिए। आप बच्चे को क्या है वृत्त समझा रहे हो, वृत्त के बारे में समझा रहे हो, तो सबसे अंतिम चरण कौन सा होगा इनमें से। वृत्त की परिभाषा देना, श्यामपट्ट पर वृत्त का आरेखन करना, बच्चों को वृत्ताकार वस्तुएं दिखाना। चौथा कह रहा है कि बच्चों को अपने आसपास के वृत्ताकार वस्तुओं को पहचान देना। तो आपको क्या लग रहा है इनमें से कौन सा आपका लास्ट जो होगा कि अंतिम चरण कौन सा होगा। तो ये क्या होगा, सबसे लास्ट में आप क्या है बच्चों को क्या है परिभाषा देंगे। सबसे पहले आप उदाहरण देंगे, जैसे कि वो बोल रहा है कि आप वृत्त आपका श्यामपट्ट में वृत्त बना सकते हैं, या फिर कुछ वृत्ताकार वस्तुएं दिखा सकते हैं बच्चों को, या फिर आसपास की वृत्ताकार वस्तुएं बच्चों को बोल सकते हैं कि वह उन वस्तुओं को लाए जो उनके आसपास की जो वृत्ताकार वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे क्या लास्ट में हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कि वृत्त की जो है परिभाषा देना। ठीक है, वृत्त की परिभाषा देना आपका अंतिम चरण होगा। ठीक है, हमें बच्चे को पहले एग्जाम्पल देना है, उसके बाद फिर डेफिनेशन करानी है। तो आपका पहला उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा, वृत्त की परिभाषा देना। चलिए अगला प्रश्न देखता हूँ। निम्नलिखित में से किस अवधारणा के लिए 10 ग्राम का उपयोग टीएलएम के रूप में सबसे कम प्रभावकारी है। यानी 10 ग्राम क्या होता है आपका,
ठीक है, ऐसे आपके डिज़ाइन बने रहते हैं जिनसे कि आप क्या है बच्चों को अलग-अलग आकृतियों के बारे में पढ़ा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं टैनग्राम बोलते हैं। तो सबसे कम प्रभावी यानी गलत ढूँढना आपको दीक्षांत संबंधी विवेचन, संख्याबोध, दृश्यीकरण, आकृतियों और दिक् स्थान की सम वो आपको क्या है बच्चों को इसका क्या है बोध करा सकते हो। तो दीक्षांत संबंधी विवेचन करा सकते हो, बिल्कुल सही। संख्या बोध तो नहीं करा सकते हो आप डायग्राम से, क्योंकि यहाँ इसमें क्या है आकृति होती है। सबुज त्रिभुज है, फिर उसके बाद आपने ये आपका जोड़ दिया, ऐसे करके आप आकृति बनाते हो। ठीक है, 7 इसमें कुल आकृतियाँ कितनी होती हैं? इसमें कुल आकृतियाँ होती हैं आपकी 7 आकृतियाँ। तो दृश्यीकरण करवा सकते हो, बिल्कुल सही। आकृतियों का दिक् स्थान भी करा सकते हो। तो क्या नहीं करा सकते हो आपसे पूछा गया है, यानी सबसे कम प्रभावकारी है तो संख्या बोध आप नहीं करा सकते हो। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अंतदर्शी ज्ञान के संबंध में सही है? अंतदर्शी ज्ञान में तत्कालिकता और स्वसाक्ष्य जैसे संज्ञान कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित होता है। यह एक ऐसा ज्ञान है जो साधारण वैज्ञानिक अनुभव साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता है। क्योंकि गणित प्रकृति में सटीक है, इसलिए गणित में अंतर्दर्शी ज्ञान की कोई भी भूमिका नहीं होती है। तो आपका कौन सा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा? अंतर्दर्शी ज्ञान के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी यह सदैव पुख्ता, गहन और तार्किक दलीलों पर आधारित है। ठीक है, पुख्ता है, गहन है और तार्किक दलीलों पर आपका आधारित होता है क्या? आपका अंतर्दर्शी ज्ञान जो होता है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपका जो है आपको याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आपका ये ऑप्शन कट जाएंगे, क्योंकि सभी आपको पता होना चाहिए कि अंतर्दर्शी ज्ञान क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। आधारभूत अवधारणाएं जैसे कि विभाजन, इकाइयों का बोध, संरक्षण, टाइलों का पैटर्न जिसे हम टेसिलेशन कहते हैं, इत्यादि गणित की किन अवधारणाओं के अधिगम का आधार है? ठीक है, तो लंबाई का मापन, द्विविमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का मापन कर सकते हैं, या फिर आयतन का मापन। चौथा कह रहा है कि आंकड़ों का प्रवर्धन। आंकड़े नहीं पढ़ाए जाते हैं, आपका लंबाई भी नहीं पढ़ाया जाता है। आपका टेसिलेशन, टेसिलेशन क्या होता है? जो आपके टाइल्स के पैटर्न होते हैं, सपोज आपके टाइल है, जैसे आपके घरों में जो टाइल लगे रहते हैं उनका पैटर्न है, तो इसके द्वारा आप बच्चों को क्या सिखा सकते हो? इसके द्वारा आप बच्चों को क्या है द्विविमीय आकृति के क्षेत्रफल के बारे में, यानी जो 2D शेप जिसे हम बोलते हैं, एक होता है 3D, एक होता है 2D। ठीक है, तो 2D शेप आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसके बारे में। आयतन का मापन नहीं, केवल आयतन नहीं होगा ना, क्योंकि आप जो है यहाँ पे कह रहा है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि आयतन का मापन, तो यहाँ पे आप जो है 2D जो आपकी द्विविमीय आकृति के क्षेत्रफल का मापन कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो है दूसरा आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित अध्यापन के लक्ष्य के रूप में सबसे कम उपयुक्त है? यानी आपको सबसे जो कम गलत है, मतलब गलत है जो, उसे बताना है। तीव्रता से गणना करने के लिए युक्तियाँ और तकनीकें सीखना, यानी तेजी से आप गणना कर रहे हो। समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना, आलोचनात्मक चिंतन और तर्कणा के कौशल को विकसित करना, प्रभावी गणित संप्रेषण के कौशलों को विकसित करना। ठीक है, गणितीय संप्रेषण कौशल विकसित करना सही है, और यहाँ पे तर्क करना ये भी आपका सही है, और समस्या समाधान के कौशलों को विकसित करना बिल्कुल सही। और ये आपका उतना सही नहीं है, ऑप्शन पहला कह रहा है कि तीव्रता से गणना करना, यानी तीव्रता से गिनती करना क्या आपका गणित का कौशल होगा? नहीं, ये आपका गलत है। और हमें क्या है सबसे कम जो आपका सही आंसर है वही पूछा गया था, तो ऑप्शन पहला आपका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अब अंतिम प्रश्न देखते हैं अब हम। 15 प्रश्न क्या कह रहा है आपका? प्राथमिक कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तकों में इबारती सवालों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा श्रेष्ठ स्पष्टीकरण है? ठीक है, प्रतीकात्मक समस्याओं की तुलना में इमारती जो आपके सवाल होते हैं हल करना कठिन होता है, अतः यह बच्चों के चिंतन के कौशल में वृद्धि करता है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, वृद्धि करता गलत हो जाएगा। इबारती सवाल अधिगमकर्ताओं को उन वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ने में सहायक करते हैं जिनमें गणितीय चिंतन सम्मिलित होता है। बिल्कुल, इबारती सवाल, बिल्कुल ये आपका सही होता है। इबारती सवाल जो होते हैं जिसमें बच्चा जो है चिंतन करता है, वास्तविक जीवन की स्थितियों से जोड़ता है, और बच्चा क्या है गणित की चिंतन करता है, बिल्कुल सही। इबारती सवाल उच्च बुद्धि लब्धि स्तर वाले नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा।
शाब्दिक समस्याएं गणितज्ञों के लिए उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशलों को बुनियादी रखते हैं? नहीं। तो आपका जो है केवल दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखे आपके 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके गणित पेडागोजी से रिलेटेड। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।